हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। फ्रेंड्स, हमारा जो भारतीय संविधान है, उस संविधान में हमें भारत के जितने भी नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं, हमें कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो मौलिक अधिकार है, ये हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फैला हुआ है। जो भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इनमें मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। मौलिक अधिकारों की कल्पना जो है, वो भारतीय संविधान में अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स और इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से प्रेरित होकर समावेशित की गई थी, लेकिन ये भारत की विशेष परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से, जब प्रारंभ में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। किंतु 44वें संशोधन में, जो 1978 में हुआ था, 44वां संशोधन हुआ, वहाँ से एक अधिकार को इसमें से ड्रॉप कर दिया गया, जो था राइट ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति का जो अधिकार था, इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो कब हटाया गया? तो 1978 के जो 44वें संशोधन था, उसमें इसको हटा दिया गया। तो अब जो हमारे मौलिक अधिकार जो बच गए, वो है 6 मौलिक अधिकार। 7 में से एक हट गया, और कौन सा हटा? तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो अधिकार था, उसे मूल अधिकार से बाहर रख दिया गया। अब हम जानते हैं ये जो 6 मौलिक अधिकार है, वे कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। 14, 15, 16, 17 और 18। और ये जो भाग लिखा है, तो सारे जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में ही है। तो आपको ये भाग सिर्फ एक बार देखना है, भाग 3। इसके बाद आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये देखते जाना है कि जो अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार, वो 14 to 18। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यह है आर्टिकल 19 to 22। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यह है आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कहते हैं, जो है 29 से लेकर 30 तक। अंतिम में है हमारा 6वां, जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो है आर्टिकल 32। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो चलिए अब हम इन सभी अधिकारों के बारे में विस्तार से समझते हैं कि ये सभी क्या क्या हैं, किस पर्टिकुलर आर्टिकल में कौन सा पर्टिकुलर राइट्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं राइट टू इक्वालिटी में। इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसके मुख्य बिंदु क्या है? तो सबसे जो पहला है आर्टिकल 14। इसमें क्या कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, मतलब कानून के नज़र में
प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक एक समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और उन सभी को कानून जो है समान संरक्षण प्रदान करेगा, उनके हितों की रक्षा करने में उनको समान ट्रीटमेंट देगा। तो ये है कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। इसी तरह जो है अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के जो भेदभाव को जीरो करने के लिए, इफेक्ट लेस करने के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 15। किसी भी व्यक्ति को उनकी जाति, उनके धर्म, उनके लिंग, या वो महिला हो, पुरुष हो, या थर्ड जेंडर हो, या उनके जो बर्थ प्लेस है उनके आधार पर किसी भी सरकारी संस्थानों में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव का जो निषेध है वो आर्टिकल 15 में किया गया है। आगे है अनुच्छेद 16। ये क्या होता है कि सार्वजनिक रोजगार में समान की अवसर प्रदान किया जाए प्रत्येक नागरिक को। देश के प्रत्येक नागरिक को जो सार्वजनिक रोजगार है उनमें सभी को समान अवसर दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा अधिकार दिया जाए, किसी को नौकरी में रख लिया जाए और किसी को उनके नाम, जाति आदि या कुछ अन्य आधार पर उसको बाहर रख दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। उन्हें समान अधिकार दिए जाएंगे। उनमें जो योग्य होंगे, जिनकी योग्यता, जितनी योग्यता मांगी गई है, यदि उतने योग्य है तो उन्हें किसी अन्य आधार पर अवसर से बाहर नहीं किया जा सकता। ये होता है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान किया जाना। इसी तरह आता है अनुच्छेद 17। और ये अनुच्छेद 17 जो है यह जो है पूरे भारतवर्ष में, भारत के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कारण क्या है कि छुआछूत का अंत इसमें किया गया है। अस्पृश्यता, नॉन टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, तो उसका जो अंत है वो यहाँ कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसी कुकर्म, ऐसी घटना, यह दुराचार, दुर्व्यवहार किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान लागू होने से पहले जो छुआछूत की बीमारी थी, जिसे हम बीमारी कह सकते हैं, उसे आर्टिकल 17 के तहत पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो ये है अनुच्छेद 17। अगर कोई व्यक्ति संविधान के लागू होने के बाद भी छुआछूत जैसी परंपरा को अपनाता है, उसको अमल में लाता है, तो वो अपराधी माना जाएगा। यह है अनुच्छेद 17। इसी तरह है अनुच्छेद 18। इसमें कहा गया है कि जितने भी उपाधियां हैं, जो टाइटल्स हैं, जो भारत के आज़ादी से पहले जो विभिन्न लोग थे, विशिष्ट वर्ग के लोग थे, जो अपने नामों के आगे लगाते थे या उन्हें कुछ विशिष्ट अधिकार, विशिष्ट उपाधियां दी जाती थी, उनका जो है उनको इरेडिकेट कर दिया गया, उसको उनका उन्मूलन कर दिया गया। तो ये है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत करना। एक उदाहरण देखते हैं हम। ये क्या कहता है कि कोई भी सरकारी नौकरी सिर्फ धर्म या जाति के आधार पर किसी को नहीं दी जा सकती। तो ये हुए हमारे स्वतंत्रता के अधिकार। इसमें जो अधिकार दिए हैं उन्हें हमने विस्तृत तरीके से आपको बताया है। अब हम चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी। ये क्या है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो इनमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या क्या है, इसे एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। आप जो है अपने मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, आपके जो विषय होते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, उनके बारे में आप अभिव्यक्त या उनके बारे में आप बोल सकते हैं। इससे
इसको बोलने से आपको नहीं रोका जा सकता। ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति आपको अपनी बात कहने से नहीं रोकेगा। यह है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम, स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनुच्छेद, एक महत्वपूर्ण बिंदु। इसी तरह जो है सभा करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक को अपने अपने विवेक के स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सभा करने की जो स्वतंत्रता है वो प्रदान की गई है। वो अपने आयोजन कर सकता है। विभिन्न प्रकार के आयोजन हमारे देश में होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सभाएं कर सकते हैं, उनका आयोजन कर सकते हैं। उनकी भी आज़ादी नागरिकों को दी गई है। संघ बनाने की स्वतंत्रता। देश के प्रत्येक नागरिक अपने लिए आवश्यक, जरूरी, जो उनके हितों को समर्थन देते हो, उससे संबंधित संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता भी हमारा संविधान देता है। चौथा है स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप महाराष्ट्र से हो तो आप साउथ में तमिलनाडु, केरल, उत्तर में कश्मीर या फिर बिहार, मतलब भारत देश के किसी भी राज्य में आप आने जाने की स्वतंत्रता रखते हैं। ये होता है स्वतंत्र रूप से आप कहीं भी आ जा सकते हैं। आपको सरकारी स्तर पर या किसी भी स्तर पर कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। यदि वह रोकने का प्रयास करता है तो वह दोषी पाया जाएगा। अगला है भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता। यदि आपके पास, आप जहाँ रहते हैं वहाँ मान लीजिए कि आपको किसी कारणवश वहाँ से पलायन करना पड़ता है, या आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी अन्य जॉब में है, तो आपका अगर ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्टेट में हो जाता है तो आप वहाँ भी जाकर अपना बसेरा बना सकते हैं। तो इसकी भी आज़ादी हमारा संविधान देता है और इसके प्रावधान भी किए गए हैं, इसके कुछ नियम भी हैं। इसी तरह छठवां जो है कोई भी पेशा करने की स्वतंत्रता। आज़ादी के पहले प्रत्येक जो वर्ग थे हमारे देश में, उन सभी का एक अलग अलग पेशा था और उनको छोड़कर वे व्यक्ति कोई दूसरा कार्य नहीं कर पाते थे, कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं अपना पाते थे। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उनको ये अधिकार दिया गया कि आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो ये हुआ पेशा करने की स्वतंत्रता। ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट जो है आर्टिकल 19 में है। अब चलते हैं आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि आपराधिक अपराधों से संबंधित संरक्षण, ये अधिकार भी हमारा संविधान हमें देता है। अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हितों को, उनके जीवन से संबंधित अधिकार को नहीं छीन सकता। ये होता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। वह व्यक्ति स्वयं को स्वतंत्र महसूस करे, किसी के दबाव में ना हो, ये होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये अधिकार भी संविधान हमें देता है। इसी के साथ जो आर्टिकल 21A है, इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यह मिलनी चाहिए। जिन बच्चों की आयु जो है, उनकी जो उम्र है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है, तो उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना गवर्नमेंट का काम है। ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट में, जो 2002 में हुआ था। इसके बाद आता है अनुच्छेद 22। इसमें है गिरफ्तारी और नज़रबंदी के मामलों में सुरक्षा। तो ये अधिकार भी संविधान हमें देता है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं हम, क्या कहता है ये, किसी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे गिरफ्तार करने के लिए भी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती है। उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किसी व्यक्ति को आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। और यह कार्य केवल वे अधिकारी
या कर्मचारी कर पाएंगे जिन्हें सरकार ने इसके लिए अपॉइंट किया है। अब है तीसरे नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये क्या होता है कि अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है इसके बारे में कि मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बेगारी का निषेध। अगर किसी व्यक्ति से कोई कार्य जबरदस्ती करवाया जाता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध करवाया जाता है, तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इसका निषेध किया गया है आर्टिकल 23 में। मानव तस्करी ये भी बहुत ही बड़ा अपराध माना गया है। बेगारी का निषेध, तो इसके संबंध में भी हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने पर प्रतिबंध है। आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में उनको खतरनाक कार्य नहीं करा सकते। जैसे उदाहरण से आप देख सकते हैं, किसी होटल या कारखाने में 10 साल के बच्चे से काम करवाना अवैध है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर आपराधिक कृत्य का मामला दर्ज होगा। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ होते हैं, जहाँ ये साफ साफ लिखा रहता है कि हमारे यहाँ बाल श्रम निषेध है। आगे हम बात करते हैं, चौथे नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता होगी। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी। उसे किसी विशेष धर्म को मानने के लिए या फॉलो करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। उसकी जो इच्छा है, उसका जो धर्म है, वो जिस पर भरोसा करता है, वो उसे मानने की स्वतंत्रता होगी। यह है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक मामलों को संचालित करने की स्वतंत्रता उन धार्मिक लोगों को होगी जिस धर्म से वो संबंधित है। अनुच्छेद 27 है धार्मिक करों का भुगतान नहीं होगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से संबंधित नियम, जैसे कुछ उदाहरण से देखते हैं हम, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये क्या है? तो इनमें अनुच्छेद 29 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 29, अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक जैसे हमारे देश में बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार के जो समुदाय है, ये अल्पसंख्यक समुदायों की श्रेणी में आते हैं। तो इनकी जो संस्कृति है, इनकी संस्कृति जो सालों से चलती आ रही है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। इनकी जो भाषा है उनकी रक्षा होनी चाहिए। इनकी जो लिपि है उनकी रक्षा होनी चाहिए। ये लिखा है आर्टिकल 29 में। अगर इन पर कोई जोर जबरदस्ती की जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक वर्ग, वे अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, उनको रन भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा में स्कूल चला सकते हैं। इसी तरह आते हैं 6वें संवैधानिक अधिकार पर, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। यदि किसी का मौलिक अधिकार छीना जाता है, अब इतने अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनके मौलिक अधिकारों का हनन करता हुआ पाया जाता है, वह चाहे कोई ऑफिसर हो, किसी भी ग्रेड का ऑफिसर हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, तो अगर ऐसा करता हुआ वो व्यक्ति पाया जाता है तो जिस पर वो जो पीड़ित है वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। ये सबसे
सशक्त और मजबूत हथियार है भारत के सभी नागरिकों के पास। यदि उनके मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, उनका हनन किया जाता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। तो इसी के बारे में जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे ही संविधान की आत्मा कहा है। इसे ही संविधान की आत्मा कहा है उन्होंने। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीना जाता है तो सीधे हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, दोनों में से किसी एक में जा सकता है। इनके अलावा भी कोर्ट्स जो है विभिन्न रिट्स जारी करता है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्टियोररी, इसी प्रकार के जो रिट्स जो है जारी करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हुए हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को देता है। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि इनमें से कौन सा अधिकार आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा अधिकार जो है आपसे नहीं छीना जाना चाहिए, और यदि उनको छीना जाता है तो आप क्या कदम उठाएंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं अंत में। क्या है कि अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार जो था उसे 44वें संशोधन 1978 से हटा दिया गया है, जैसे हमने शुरू में देखा था। लेकिन अब इनको हटा तो दिया गया, ये जो मूल अधिकार है इनको हटा दिया और कहाँ रखा गया, तो ये जो मूल अधिकार है इसे इस संशोधन द्वारा हटाकर साधारण कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में रखा गया है। हाँ, अब इसके बाद भी कुछ अन्य बातें हैं, जैसे यदि देश में इमरजेंसी आ जाती है, आपातकाल के दौरान कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको स्थगित किया जा सकता है, लेकिन केवल कुछ ही है, सभी को नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, मौलिक अधिकार जो है भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यह न केवल नागरिकों को स्वतंत्रता समानता प्रदान करती है, बल्कि सरकार को संबंधित मर्यादाओं में कार्य करने के लिए भी बाध्य करती है। मतलब जो सरकार है, जो लोकतंत्र द्वारा चुनी गई है, वो अपने मन से भी स्वयं कुछ नहीं कर सकती। उन्हें देश को चलाने के लिए जो नीति बनी हुई है, जो संविधान बना हुआ है, उसी के अनुसार ही चलना पड़ता है। हमें इन अधिकारों के साथ साथ अपने मौलिक कर्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, इस लेसन में हमने जाना कि मौलिक अधिकार क्या है, हमें कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो चलिए हम आपसे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।